वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। और आज हम होम एग्ज़ाम जो क्लास 11 के शुरू होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसको अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। शुरू करते हैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, नरेट द टेल ऑफ मेलोन सिटी इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, ये आपका अंतिम चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी का, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। इसमें कह रहा है कि द टेल ऑफ मेलोन सिटी की कहानी को अपने शब्दों में लिखो। तो आंसर है द टेल ऑफ मेलोन सिटी इज ए सटारिकल स्टोरी अबाउट अ फूलिश किंग एंड एन अब्सर्ड सिस्टम ऑफ जस्टिस। तो ये जो कहानी है सटारिकल है। सटारिकल होता है हास्य व्यंग है, कहानी है। फूलिश किंग एक मूर्ख राजा की और उसकी अब्सर्ड सिस्टम ऑफ जस्टिस, एक बहुत ही बेहुदा जो सिस्टम है जस्टिस न्याय का, उसके बारे में। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ऑर्डर देता है, एन आर्क टू बी बुल्ट ऑन द मेन रोड। वो कहता है मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सा दरवाजा बनाया जाए, एक बड़ा सा गेट बनाया जाए। ठीक है। When his crown struck the ark, जब उसका क्राउन, उसका मुकुट उस दरवाजे में फंस जाता है, he became angry and ordered the chief builder to be hanged। तो वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और ऑर्डर देता है कि जो मुख्य बिल्डर है, मुख्य जो निर्माण करता है, उसको हैंग कर दिया जाए, उसको फांसी पे लटका दिया जाए। द ब्लेम पास्ड फ्रॉम द बिल्डर टू द वर्कमैन, मेसन्स, आर्किटेक्ट। तो जो ब्लेम है, जो अपराध है कि किसने ये गुस्ताखी की है, तो सबसे पहले बिल्डर के पास जाता है कि बिल्डर को लटकाया जाए। फिर बिल्डर से वर्कमैन जो वहाँ पर मजदूर होते हैं उन पर, फिर मेसन्स जो ईंट वगैरह बनाते हैं, आर्किटेक्ट जिसने नक्शा पास किया है, वहाँ तक जाता है। द आर्किटेक्ट क्लेवरली ब्लेम्ड द किंग फॉर चेंजिंग द प्लान। तभी आर्किटेक्ट क्या करता है, वो चालाकी से ब्लेम कर देता है राजा को कि ये दोस्त तो राजा का है, उसने ही योजना चेंज करवाई थी कि इसको इतना छोटा रखना है, इस टाइप से। तो उसने पूरा ब्लेम किंग पे लगा दिया। द किंग देन आस्क्ड द बाइजेस्ट मैन, देखिए तभी राजा ने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं क्लियर हो रहा है, किसी विद्वान व्यक्ति को बुलाया जाए। हु ब्लेम्ड द आर्क इटसेल्फ, तो विद्वान व्यक्ति ने क्या कहा, ये गलती राजा की भी नहीं है, ये तो दरवाजे की गलती है जिसने राजा के मुकुट को गिरा दिया है। सिंस, क्योंकि समन हैड टू बी पनिश्ड, अब क्योंकि आर्क, उस आर्क को तो नहीं लटकाया जा सकता फांसी पर, तो किसी ना किसी को तो पनिश देना ही है। द किंग ऑर्डर्ड दैट whoever's head fitted the hanging rope should be hanged। राजा ने ऑर्डर दिया कि जिस किसी का भी हेड, सिर जो है, फिट होगा, जिसकी लंबाई उतनी होगी, उस हैंगिंग रोप, उस रस्सी तक, जहाँ पर मतलब फांसी देने वाली रस्सी तक, शुड बी हैंग्ड, उसको ही लटका दिया जाए, उसको फांसी दे दी जाए जिसकी लंबाई उतनी होनी चाहिए। एज ओनली द किंग वॉज टॉल इनफ, जैसे कि केवल राजा ही उतना लंबा था, वॉज टॉल इनफ, ही वॉज हैंग्ड, उसको लटका दिया गया। लेटर ए मेलन वॉज चूजन एज किंग, बाद में एक तरबूजे को उस शहर का राजा चुन लिया गया। एंड पीपल लिव्ड पीसफुल्ली, और लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ लेना। अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। इसको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपका है द एलिंग प्लानट से। ठीक है, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल द एलिंग प्लानट से है। तो आंसर है, इट इज़ अ सैड रियलिटी दैट लॉज इन इंडिया आर ऑफन, या नीदर ऑफन, या कह सकते हैं नीदर रिस्पेक्टेड नॉर प्रॉपरली इन्फोर्स्ड। ये बहुत ही दुखद सच्चाई है कि भारत में कानून जो है, ना तो उनका सम्मान किया जाता है, ना ही प्रॉपरली इन्फोर्स्ड, लागू किए जाते हैं। प्रॉपरली होता है उचित तरीके से। इंडिया हैज़ अ वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनी लॉज। भारत का एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से लिखा हुआ संविधान है, कई कानून हैं, बट पीपल फ्रीक्वेंटली ब्रेक देम, लेकिन लोग उनको लगातार तोड़ते रहते हैं। फ्रीक्वेंटली होता है लगातार, और इंटरप्रेट देम अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्वीनियंस, या इंटरप्रेट होता है उनका व्याख्या करते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। देम उनका अकॉर्डिंग के अनुसार, टू देयर कॉन्वीनियंस होता है अपनी सुविधा अनुसार, उनकी सुविधा अनुसार लोग अपनी सुविधा अनुसार उन कानूनों का व्याख्यान कर लेते हैं। ठीक है। प्रैक्टिसेस लाइक डाउरी, चाइल्ड लेबर एंड फीमेल फोर्टिसाइड स्टिल एग्जिस्ट। यहाँ पर कहा जाता है कि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो परंपराएं हैं, जैसे डाउरी, दहेज प्रथा है, चाइल्ड लेबर है, बाल मजदूरी है, फीमेल फोर्टिसाइड है, मतलब बच्चियों की जो भ्रूण हत्या है, जो नहीं लिंग चेक करवा करके लोग जो है अल्ट्रासाउंड से लिंग चेक करवा लेते हैं कि बच्ची है तो मार दो, लड़का है तो उसको रख लो। तो ये आज भी हमारे देश में लागू है। करप्शन एंड डिले इन जस्टिस आर मेजर रीजन। देखो हमारे देश में करप्शन तो है ही,
भ्रष्टाचार है। डिले इन जस्टिस, डिले मीन्स देरी, इनजस्टिस माने होता है न्याय में देरी भी क्या है, मेजर रीजन है, मुख्य कारण है। द सेइंग कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब जिसको न्याय मिल जाना चाहिए था 1 साल में या 1 महीने में और उसको न्याय मिल रहा है 20 साल में, 50 साल में, तो इसका मतलब क्या है, जस्टिस आप नहीं दे रहे हैं। जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस में देरी है, इसका मतलब आप जस्टिस न्याय नहीं कर रहे हैं। प्रूव्स ट्रू इन मैनी केसेस, ये सत्य साबित होता है कई ऐसे केसेस में, मामलों में। टू इम्प्रूव द सिचुएशन, ठीक है, स्थिति को सुधारने के लिए पीपल मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, लोगों को जागरूक करना चाहिए सही और गलत के बीच में। लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, और कानूनों को कड़ाई से अनुपालन कराया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। करप्ट ऑफिशियल्स पनिश्ड, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। एंड जस्टिस डिलीवर्ड क्विकली, और न्याय को जल्द से जल्दी दिया जाना चाहिए, डिलीवर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका तीसरा, डिस्कस द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल फोक। हिल फोक ये फ्रॉम सिल्क रोड से है कि जो पहाड़ों पर रहने वाले फोक लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका क्या बिहेवियर है, सेंसिटिव बिहेवियर, उसके बारे में बताइए। तो हिल फोक आर नोन फॉर देयर सेंसिटिव, सिंपल एंड इनोसेंट नेचर। बेचारे बहुत भोले भाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सेंसिटिव एक तरीके से कह सकते, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, सिंपल, साधारण होते हैं। दे आर डीपली रिलीजियस एंड गॉड फियरिंग पीपल हु लीड अ पीसफुल लाइफ। ये बहुत ही धार्मिक लोग होते हैं, ईश्वर से डरने वाले होते हैं। हु लीड अ पीसफुल लाइफ, जो एक शांत जीवन जीते हैं। लिविंग क्लोज टू नेचर, दे रिस्पेक्ट फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स एंड एनिमल्स एंड ट्राई टू मेंटेन हार्मनी विद देयर सराउंडिंग्स। देखिए, ये क्योंकि नेचर के बिल्कुल क्लोज रहते हैं, तो ये सम्मान करते हैं जंगलों का, माउंटेन्स पहाड़ों का, रिवर्स नदियों का, एनिमल्स जानवरों का। एंड ट्राई टू मेंटेन हार्मनी, और एक तरीके से आपस में बहुत ही सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं विद देयर सराउंडिंग्स, अपने जो चारों तरफ की चीज़ें हैं उनसे। हिल फोक आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड ट्रीट विजिटर्स विद वार्मथ, काइंडनेस एंड जनरस। देखिए, ये बहुत ही हॉस्पिटेबल होते हैं, बहुत ही एक तरीके से आदर सत्कार करने वाले लोग होते हैं। ये ट्रीट विजिटर्स, अपने जो घूमने फिरने वाले लोग जाते हैं उनको बहुत ही वार्म, बहुत ही गर्मजोशी से, काइंडनेस, दयालुता से, और जेनरस मन भी दयालुता होती है, विनम्रता से उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आगे है, दे विलिंगली हेल्प स्ट्रेंजर्स एंड मेक देम फील वेलकम। वे अपनी इच्छा से हेल्प करते हैं अजनबियों का, और उनको उनको फील वेलकम कराते हैं। फील वेलकम मतलब बहुत ही स्वागत उनका करते हैं, तो उनको अपना जैसा महसूस कराते हैं। देयर लाइफ स्टाइल इज सिंपल, फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड आर्टिफिशियल डिजायर्स विच मेक्स देम ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। इनकी जो जीवन शैली होती है बहुत ही सरल होती है, फ्री फ्रॉम ग्रीड, लालच से दूर, आर्टिफिशियल डिजायर्स, इनकी ना तो कोई ऐसी भौतिक इच्छाएं होती हैं, विच मेक्स देम ऑनेस्ट, जो इनको ईमानदार बनाती हैं, ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय। दे बिलीव इन स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यूज सच एज कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये क्या है, ये मनुष्य की जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उनमें विश्वास करते हैं, जैसे कोऑपरेशन, सहयोग की भावना, सिंपैथी, लोगों के प्रति अपनी जो सिंपैथी होती है, दयालुता, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी रिस्पेक्ट की बात करते हैं, आपसी एक तरीके से सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, सहानुभूति की बात करते हैं, सिंपैथी की बात करते हैं, तो ये अच्छे लोग होते हैं। देयर जेंटल बिहेवियर, सिंसियरिटी एंड क्लोज बॉन्ड विद नेचर रिफ्लेक्ट देयर सेंसिटिव एंड ह्यूमन आउटलुक टुवार्ड्स लाइफ। क्योंकि ये नेचर के बिल्कुल क्लोज रहते हैं। ठीक है, द जेंटल बिहेवियर, इनका जो जेंटल बिहेवियर होता है, विनम्र व्यवहार, सिंसियरिटी, जो एक तरीके से इनके अंदर ईमानदारी होती है, एंड क्लोज बॉन्ड, एक संबंध होता है, बहुत ही पक्का होता है। नेचर रिफ्लेक्ट देयर सेंसिटिव, और जो स्वभाव है ना इनके नेचर में दिखता है, सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही एक तरीके से संवेदनशील होते हैं। ह्यूमन आउटलुक टुवार्ड्स लाइफ, ये जीवन के प्रति अपना नज़रिया बिल्कुल मानवीय रखते हैं, कोई इसमें कोई छल कपट नहीं होता है। तो ये आपका था एक और लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, वाई डज एंड्रू से, एंड्रू ने क्यों कहा था, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, व्हाट डज इट मीन। इसका आंसर, तो इसका आंसर हम देखते हैं। वो कहता है कि ओ गॉड, मैंने कुछ आज स्पेशल किया है, मैंने कुछ अच्छा किया है आज। तो एंड्रू ऐसा क्यों कहता है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए, एंड्रू सेज दीज वर्ड्स आफ्टर सक्सेसफुली सेविंग द लाइफ ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी हु अपेयर टू बी ऑलमोस्ट स्टिल बोर्न। एंड्रू ऐसा कहता है, शब्द कहता है आफ्टर दी सक्सेसफुली सेविंग, सफलतापूर्वक बचाने के बाद लाइफ, जीवन को, ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु की, हु अपेयर टू बी ऑलमोस्ट स्टिल बोर्न, जो बिल्कुल मृत पैदा होता है। ठीक है, एट फर्स्ट द सिचुएशन सीम्ड होपलेस एंड एंड्रू फेल्ट नर्वस एंड डाउटफुल अबाउट
हिज एबिलिटीज़। सबसे पहले क्या है, वो देखता है कि जो सिचुएशन है ना बहुत ही होपलेस है, क्योंकि बच्चा मृत पैदा होता है तो वो भी एक तरीके से असहाय हो जाता है, उसको भी उम्मीद नहीं होती है। एंड्रू फेल्ट नर्वस, उसके अंदर नर्वस हो जाती है, मतलब एक तरीके से घबराने लगता है। डाउटफुल, उसको संदेह होता है अबाउट हिज एबिलिटीज, अपनी जो योग्यता है उस पर। हाउएवर, हालांकि यूजिंग हिज मेडिकल नॉलेज, अपने चिकित्सीय ज्ञान को प्रयोग करके, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, अपने दिमाग की तुरंत जो क्षमता है प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके, एंड कॉन्टीन्यूस इफर्ट, लगातार प्रयास करके, ही मैनेजेस टू रिवाइव द चाइल्ड, वो बच्चे को जिंदा कर देता है। When the baby finally starts breathing, Andrew feels an overwhelming sense of relief and joy. जब बच्चा अंततः सांस लेने लग जाता है तो एंड्रू फील करता है कि ओवरवेलमिंग, बहुत खुश हो जाता है, सेंस ऑफ रिलीफ एंड जॉय, उसको बहुत आराम और आनंद अनुभव होता है। हिज वर्ड्स रिफ्लेक्ट हिज डीप सेटिस्फैक्शन एट अकम्प्लिशिंग समथिंग ट्रूली मीनिंगफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज मेडिकल कैरियर। उसके जो शब्द है ना वो डीप सेटिस्फेक्शन है, बहुत ही गहरे आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि की ओर इशारा करते हैं। अकम्प्लिशिंग, वो पूर्ण करता है, समथिंग ट्रूली, कुछ ऐसा जो सत्य है, मीनिंगफुल है, फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिज मेडिकल कैरियर, अपने चिकित्सकीय जीवन में ही रियलाइजेस, वो महसूस करता है दैट कि ही हैज़ नॉट ओनली अप्लाइड थियोरेटिकल नॉलेज, वो कहता है कि मैंने केवल जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसको ही लागू नहीं किया जो किताबों में पढ़ा है, बट हैज़ आल्सो फुलफिल्ड हिज रियल ड्यूटी एज ए डॉक्टर बाय सेविंग ए ह्यूमन लाइफ, उसने अपनी ड्यूटी को भी पूरा किया है एक डॉक्टर के रूप में, एक मानव जीवन को बचा करके। दिस मोमेंट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस एंड ए सेंस ऑफ पर्पज, और ये जो क्षण है उसको कॉन्फिडेंस भी देता है और सेंस ऑफ पर्पज, उसको अपने उद्देश्य का भी अनुभव होता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो क्यों हूँ, मैंने एक जीवन बचाया है, तो इससे उसको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए वो कहता है मैंने कुछ स्पेशल किया है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, यहाँ से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, वाई इज अर्थ सेड टू बी एन एलिंग प्लानट, अर्थ को एलिंग प्लानट क्यों कहा जाता है, रोगी ग्रह क्यों कहा गया है, ठीक है, ये यहाँ पर। तो इसका आंसर है, अर्थ इज कॉल्ड एन एलिंग प्लानट बिकॉज ह्यूमंस हैव एक्सप्लॉइटेड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज इरिस्पॉन्सिबली। देखिए, कह रहा है कि इसलिए कहा जाता है अर्थ को एलिंग प्लानट, रोगी ग्रह, क्योंकि मनुष्य यहाँ पर हैव एक्सप्लॉइटेड, उसने क्या करा है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, क्या, इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, इसके जो प्राकृतिक जो संसाधन है, इरिस्पॉन्सिबल जानते हो, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, मतलब जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसका दोहन कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं पहाड़ों को गिराया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, नदियाँ सूखी जा रही हैं और इतना प्रदूषण हो रहा है वायु में, पानी में, हर जगह, तो यही तो धरती के रिसोर्सेज हैं। अब देखो बता भी रहा है, रिवर्स आर ड्राइंग, forests are disappearing, pollution is increasing and the environment is deteriorating, है वही चीज़ बता रहा है कि नदियाँ सूख रही हैं, जंगल गायब हो रहे हैं, पॉल्यूशन इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड द एनवायरनमेंट इज डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग मान होता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण बहुत ही बुरी स्थिति में जा रहा है, उसकी स्थिति खराब हो रही है। ड्यू टू दिस, इस कारण, डैमेज, इस डैमेज के कारण, इस खतरे के कारण, अर्थ इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, पृथ्वी जो है अपने आप को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रही है। जस्ट लाइक ए सिक पेशेंट, जैसे कोई रोगी होता है ना, रोगी अपने अंदर जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक नहीं कर पाता है और बीमार होता जा रहा है, उसी तरीके से पृथ्वी भी संघर्ष कर रही है अपने आप को जीवित रखने के लिए। दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस, कारण दीजिए। द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, मतलब वो जो सिल्क रोड नाम का पार्ट है उसका नाम सिल्क रोड ही क्यों दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, द सिल्क रोड्स रेफर्स टू एन एंशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया। ये एक प्राचीन नेटवर्क है, एक जाल है, ट्रेड रूट्स मतलब व्यापारी मार्गों का, ट्रेड होता है व्यापारिक और रूट्स माने मार्ग, कनेक्टिंग जो जोड़ते हैं यूरोप और एशिया को। यूरोप एक दूसरा महाद्वीप है, एशिया अपना महाद्वीप है, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए ही इस रूट का, सिल्क रोड का नाम दिया गया था। वो जो कई रोड्स का एक नेटवर्क था। तो द आर्टिकल जो है फॉलोज दिस हिस्टोरिक रूट एंड डिस्क्राइब्स इट्स कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये जो पार्ट है, फॉलो दिस हिस्टोरिकल रूट्स, इसी हिस्टोरिकल रूट में है, एंड डिस्क्राइब, वो वर्णन करता है कि इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति, इसका इतिहास, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल, इसका भौगोलिक इम्पोर्टेंस, इसका महत्व। इस पार्ट का जो नाम है ना सिल्क रोड, वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को। सिंस, क्योंकि इट symbolically connects the east and west, and the west, the article is rightly
टाइटल सिल्क रोड। क्योंकि सिंस मीन्स क्योंकि इट सिम्बोलिकली ये प्रतीकात्मक तरीके से जोड़ता है द ईस्ट एंड द वेस्ट। द ईस्ट द वेस्ट का मतलब है पूर्वी देशों को पश्चिमी देशों से, ठीक है। द आर्टिकल इज राइटली टाइटल्ड सिल्क रोड, इसीलिए इस पार्ट का नाम सिल्क रोड बिल्कुल ठीक रखा गया, राइटली टाइटल्ड, ठीक है। तो ये आपका दूसरा शॉर्ट हो गया। तीसरा है इन विच लैंग्वेज डू यू थिंक भाऊ साहिब वाची वाखर वॉज रिटन। भाऊ साहब वाची वाखर किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाऊ साहब वाची वाखर वॉज रिटन इन मराठी। तो ये मराठी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ मराठी भाखर लिटरेचर, क्योंकि ये परंपरा से जुड़ा हुआ है मराठी भाखर लिटरेचर साहित्य से, विच रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड बायोग्राफीज, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं हैं, बायोग्राफी मतलब कई महान लोगों की जीवनियाँ हैं, बायोग्राफीज हैं। द लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द कल्चर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मराठा पीरियड। और ये जो लैंग्वेज भाषा है ये प्रतिबिंबित करती है सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में मराठा पीरियड, जो मराठा के पीरियड में वहाँ पर जो राजा हुए थे, मराठाओं ने जो युद्ध जीता था पानीपत का, उसके बारे में हमको याद दिलाती है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हु वाज जो मॉर्गन, वाई वॉज ही बैटिंग फॉर द डॉक्टर एट मिड नाइट। जो मॉर्गन कौन था? वो रात के आधी रात में डॉक्टर का इंतजार क्यों कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो मॉर्गन वॉज ए माइनर वर्किंग एज अ ड्रिलर। जो मॉर्गन एक माइनर था, खनिक था, मजदूर था, खान में काम करने वाला। वो ड्रिलर था। ड्रिलर जानते हैं जो पहाड़ों को तोड़ते हैं ड्रिलिंग मशीन से। ही वॉज बैटिंग फॉर द डॉक्टर बिकॉज हिज वाइफ सुसन वॉज अबाउट टू डिलीवर देयर फर्स्ट बेबी एंड नीडेड मेडिकल हेल्प। तो देखिए क्या है, वो डॉक्टर का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ को, सुसन को, जो थी अबाउट टू डिलीवर देयर फर्स्ट बेबी, पहला बच्चा होने वाला था उसको, और उसको ज़रूरत थी काय की? मेडिकल हेल्प की, डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो चिकित्सक सहायता की जरूरत थी, इसीलिए वो वहाँ पर इंतजार कर रहा था आधी रात में। फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज़ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कौन है? तो इसका आंसर है क्रिश्चियन इज एंड्रू मैंसन्स फॉर्मर गर्लफ्रेंड इन द चैप्टर बर्थ। सी हैड लेफ्ट हिम अर्लियर टू मैरी समवन एल्स। ड्यूरिंग द डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ एंड्रू जो है रिकॉल्स हर विच रिफ्लेक्ट्स हिज लोनलीनेस एंड इमोशनल स्ट्रगल। तो ये क्या है, एंड्रू मैंसन जो है उसकी पहली गर्लफ्रेंड है चैप्टर बर्थ में, और वो उसको छोड़ गई थी पहले किसी और से शादी करने के लिए। ड्यूरिंग द डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ एंड्रू उसको याद करता है, जिसका जो रिफ्लेक्ट होती है हिज लोनलीनेस में एंड इमोशनल स्ट्रगल में, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर है हु वाज डॉक्टर एंड्रू, वेयर वॉज ही वर्किंग, वो कहाँ काम कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एंड्रू वॉज ए यंग मेडिकल ग्रेजुएट। ये अभी जल्दी में ग्रेजुएट हुआ है। ही वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली। ये डॉक्टर एडवर्ड के यहाँ जो है असिस्टेंट है, वहाँ पर सीख रहा है, और वो बेल्स के एक माइनिंग बेल्स जो है एक छोटा सा कह सकते हैं टापू है, वहाँ पर एक गांव है ब्लेनली शहर, वहाँ पर जो है काम कर रहा है डॉक्टर के यहाँ। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था कि जो डॉक्टर एंड्रू है ना, वो एक यंग मेडिकल हुआ है। मेडिकल ग्रेजुएट मीन्स होता है एमबीबीएस, एमबीबीएस को ही हम ग्रेजुएट कहते हैं, एमबीबीएस, ठीक है। तो वो किसके पास काम कर रहा है अभी? डॉक्टर एडवर्ड के यहाँ, इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली। ब्लेनली में ही रहता है, पास में ही, तो वो रात में जाता नहीं है एडवर्ड के यहाँ काम कर रहा होता डॉक्टर एंड्रू, तो एंड्रू ही जाता है ब्लेनली में जो मॉर्गन के यहाँ उसकी बीबी के बच्चा होने वाला था, तो वहीं पर, ठीक है। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन। लास्ट अभी बचा हुआ है 7। वाई वॉज द वाइजेस्ट मैन कॉल्ड। तो टेल ऑफ मेलन सिटी में वाइजेस्ट मैन क्यों बुलाया गया? तो इसका आंसर क्या है, ही वॉज कॉल्ड बिकॉज पीपल ट्रस्टेड हिज विजडम, क्योंकि लोगों को उसके ज्ञान पर भरोसा था। दे बिलीव्ड ही कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली एंड गिव अ फेयर एंड करेक्ट डिसीजन व्हेन अदर्स कुड नॉट सॉल्व इट। लोगों का ऐसा मानना था कि वो बिलीव करते थे कि वो अंडरस्टैंड करेगा, प्रॉब्लम को समझेगा, और क्लियरली एंड गिव अ फेयर एंड करेक्ट डिसीजन, एक साफ सुथरा और सही निर्णय देगा, व्हेन अदर्स कुड नॉट सॉल्व इट, जब उस समस्या को कोई और सॉल्व नहीं कर सकता तो ये विद्वान आदमी जो है उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से आपके एग्जाम में, होम एग्जाम में, गृह परीक्षा में आंसर क्वेश्चंस आने के प्रबल संभावना है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल नए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।